गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो वेलकम बैक अगेन। जैसे कि आप सबको पता है, हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है फॉर JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र। इसमें हमारा कल यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था, वो हमने ऑलरेडी 3 टॉपिक्स में या फिर 3 क्लासेस में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, थोड़ा लेंथी था तो इसलिए हमें 3 क्लासेस लगी। तो आपने जिसने भी नहीं देखा है, एक बार आप वो जाके देख लें। अराउंड 20 to 25 मिनट्स की हमने 3 क्लासेस ली हैं, तो इस हिसाब से आपके अराउंड 1 आवर में पूरा यूनिट फर्स्ट रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। तो आज हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें भी अराउंड 100 MCQs हैं इस यूनिट के। देखते हैं हम अगर इसको एक ही यूनिट में आज एक ही क्लास में ख़त्म कर सकें तो वेल एंड गुड, वरना हम इसके लिए शाम तक या फिर कल इसकी दूसरी क्लास भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी प्रेजेंट हो आप एक बार सभी लाइक कर दें सेशन को, और दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें सो दैट उनको भी कुछ हेल्प हो रिवाइज करने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the question number first is, as per dash dash, gender inequality refers to unequal treatment, opportunities and outcome between individuals based on their gender. It encompasses disparities in economic participation, access to education and healthcare, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल नॉर्म्स। तो यहाँ पे दी गई है जेंडर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन, और पूछा गया है ये डेफिनेशन जो है वो किस इंस्टीट्यूट ने दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वाइल नेचर क्रिएटेड सेक्सुअल डिफरेंसेस, जेंडर क्रिएटेड सोशल डिफरेंसेस, हु सेड दिस। ये चीज़ किसने बोली है। टेलकॉट पार्सन्स, एनो क्ले, रॉबिन फॉक्स या फिर विल्बर्ट बुरे, जैसे कि हम सब ने पढ़ा है। ये किसने बोला है, तो ये बोला है एन ओक्ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटीज। लेबर पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी, एक्सेस टू क्रेडिट, प्रॉपर्टी राइट्स। तो जैसे कि हमको पता है ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर जेंडर इनइक्वालिटीज़, तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग कल्चरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल या फिर नहीं, सॉरी नॉट रिस्पॉन्सिबल पूछा गया है ना, आर या इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटीज़। सन प्रेफरेंस नहीं, ये तो रिस्पॉन्सिबल है, आंसर आ नहीं सकता। रोल फॉर सन्स इन रिलीजियस रिचुअल्स, ये भी आंसर नहीं आ सकता। पैट्रिलिनियल सिस्टम, ये भी नहीं आ सकता। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, विच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो एडुकेटिंग गर्ल्स। ठीक है, उससे तो अगर एडुकेट करेंगे हम गर्ल्स को तो उससे तो इक्वालिटी आएगी, ना कि इनइक्वालिटी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, नॉट पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग सोशल सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, मैट्रिलिनियल सिस्टम, मैट्रियाकल सिस्टम, डाउरी सिस्टम। क्या पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल पूछा गया है ना, कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट करें तो इक्वलिटी नहीं इक्वलिटी आएगी, सेम मैट्रिलिनियल सिस्टम के साथ, सेम मैट्रियाकल सिस्टम के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डाउरी सिस्टम। इट लीड्स टू जेंडर इनइक्वालिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वाई इनइक्वालिटी अकर्स, क्यों आती है इनइक्वालिटी। ड्यू टू डिफरेंसेस इन स्टेटस और पावर, या फिर प्रिविलेज, या फिर एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो जैसे कि हमको पता है ऑल ऑफ द एबो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच पर्सपेक्टिव सजेस्ट दैट जेंडर रूल्स एग्जिस्ट टू मैक्सिमाइज सोशल एफिशिएंसी। कौन सा पर्सपेक्टिव बोलता है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव या फिर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। चलिए कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं फंक्शनलिस्ट जो पर्सपेक्टिव है ये किसने दिया था। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्शन आप भी दिखाओ, बताओ कमेंट सेक्शन में जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव था ये किसने दिया था, और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो था ये किसने दिया था, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो था ये किसने दिया था। तीनों का आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, which three asserts that social problems occur when dominant groups mistreat subordinate ones and this advocates for a balance of power between genders। तो कौन सी थ्योरी ये चीज़ बोलती है, तो जैसे कि हमको पता है कौन सी बोलती है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। किसने दी है ये थ्योरी, आप सबने आई होप क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे फिर से आप आंसर दे दीजिएगा, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव किसने दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग compared the family structure to the relationship between bourgeois and proletariat। तो ये किसने बोला है, ये किसने कंपेयर किया है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का फ्रेडरिक एंजल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट स्कॉलर टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन एंड वीमेन वाज। कौन था ये, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताए। तो करेक्ट आंसर रहेगा मार्गरेट मीड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर जेंडर इशूज प्रेवलेंट इन इंडिया। अनइक्वल एजुकेशन, चाइल्ड सेक्स रेशो, अनइक्वल पे, ऑल ऑफ द अबो। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो हमने आपको एक जगह बताया भी था कि जेंडर अगर आपको लगेगा ना कहीं पे, जो वो आई थिंक
सेक्स, जेंडर और वो है टॉपिक है, उसके अलावा बाकी हर जगह आपको जेंडर और सेक्स को सेम ही चीज़ मानना है, ठीक है। इसके अलावा हर जगह आपको जेंडर और सेक्स को सेम ही चीज़ मानना है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट स्टेट शैल मेक श्योर दैट मैन एंड वीमेन हैव एन इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट लाइवलीहुड। तो ये चीज़ किस वाले आर्टिकल में दी गई है, यहाँ से आपकी DPSP भी रिवाइज हो जाएंगे, आर्टिकल 38 या फिर 39, 40 और 41। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 39। चलिए आर्टिकल 14, विच आर्टिकल क्वेश्चन 14, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट द स्टेट शेल सिक्योर ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। तो हमने आई थिंक 10-15 बार पढ़ लिया है। आर्टिकल 42, नो रॉकेट साइंस, व्हेन डिड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट केम इनटू फोर्स। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का, 1961। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पेड मैटरनिटी लीव फॉर वीमेन एम्प्लॉयज हैविंग लेस देन 2 सर्वाइविंग चाइल्ड इज। कितनी बार पढ़ा है हम सब ने, आंसर बताएं आप सभी। 26 वीक्स। चलिए आप बताइए इससे पहले कितनी थी, इससे पहले कितने वीक्स थी लीव, मैटरनिटी लीव, ठीक है। अब तो 26 वीक्स है, इससे पहले कितनी थी वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, स्पेशल मैरिज एक्ट केम इनटू फोर्स इन, स्पेशल मैरिज एक्ट कब आया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर रहेगा 1954। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा 1961। चलिए रटने वाली चीज़ें हैं, रट लो। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन, क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट आंसर क्या रहेगा 1976। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट केम इनटू फोर्स इन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा 2013। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो जैसे कि हमने पढ़ा है इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आंसर क्या रहेगा फॉल्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च्ड इन, तो कब लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आप सब हमें डेट बता दीजिएगा, ठीक है। ईयर इसका रहेगा 2015, आप सब हमें डेट और मंथ बता दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू NFHS सेक्स रेशियो इन इंडिया इज, NFHS के हिसाब से सेक्स रेशियो क्या है, NFHS के हिसाब से है 10:1020, ठीक है। आप हमें बताएं सेंसस 2011 के हिसाब से सेक्स रेशियो क्या है, कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विच मिनिस्ट्री रिलीजेस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट। तो कौन सी मिनिस्ट्री करती है, तो हमने पढ़ा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 25, उज्ज्वला स्कीम, एक तो वो दूसरी वाली है ना गैस सिलेंडर वाली, ये डिफरेंट है उससे। उज्ज्वला स्कीम इज रिलेटेड टू, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसका करेक्ट आंसर रहेगा टू टैकल प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैफिकिंग। तो ये वाली चीज़ भूलना मत, एक दूसरी उज्ज्वला स्कीम है वो है गैस सिलेंडर्स के रिलेटेड, ठीक है। एक ये वाली स्कीम है, स्पेलिंग डिफरेंस है इसमें थोड़ा बहुत, टू टैकल प्रॉब्लम्स विद ट्रैफिकिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सेक्स इज अ डैश कॉन्स्ट्रक्ट, सोशल, बायोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल या नन। तो जैसे कि हमको पता है सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट। जेंडर इज अ कौन सा कॉन्स्ट्रक्ट है, जैसे कि हमने पढ़ा है जेंडर इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। चलिए द राइट इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, रिलीजन एटसेट्रा और नोन एज रेशियल राइट्स, नो, वीमेन राइट्स, नो, जेंडर राइट्स, नो, दीज आर नोन एज ह्यूमन राइट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948 वाज डन बाई यूनेस्को, UNGA, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हेडक्वार्टर कहाँ है कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर आप चारों का हेडक्वार्टर बता सकते हो तो चारों का हेडक्वार्टर भी आप बता दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका यहाँ पे आंसर बता दें आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का यस, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर रहेगा इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी। विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड डील्स विद ऑफेंस ऑफ क्रुएलिटी टुवर्ड्स ए वाइफ बाय हर हस्बैंड और हर रिलेटिव्स। तो कौन सी सेक्शन है, ये वाली चीज़ भी हमने बहुत बार पढ़ी है, सेक्शन 498 ऑफ इंडियन पिनल कोड। विच सेक्शन ऑफ IPC वाज स्ट्राइक डाउन टू डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी, सेक्शन 377। कौन से केस में और कब, कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि ये चीज़ें हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से हमने पढ़ी हुई हैं ये चीज़ें, यहाँ पे बस रैपिड रिवीजन चल रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड सीडा इन 1979। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, करेक्ट आंसर फिर से क्या रहेगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। चलिए सीडा इज ऑल्सो नोन एज, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वीमेन। चलिए फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो येस इट इज़ वेरी ट्रू। टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन इज गिवन इन, तो ये कहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे भी नहीं दिया गया है। इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ पे आएगा, वो आएगा आर्टिकल 51A। तो इसमें क्या आएगा हमारा 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
चलिए, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन इज गिवन अंडर विच आर्टिकल, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, आर्टिकल 51A। चलिए, आर्टिकल 243D स्टेट्स दैट स्टेट शुड रिजर्व -% ऑफ सीट्स इन पंचायत फॉर वीमेन। तो कितने परसेंट सीट होती हैं, जैसे कि हमसे अपने पढ़ा है 1/3, ठीक है, 33% ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर दी वुमेन। कौन से अमेंडमेंट के साथ, ये वाला छोड़ो, आप बताओ। स्टेट शुड नॉट, जो पार्लियामेंट में रिजर्वेशन होती है ना, लोकसभा और स्टेट असेंबली की सीट्स में रिजर्वेशन अब कर दी है 1/3 ऑफ वुमेन। किस अमेंडमेंट्स एक्ट से कर दी है 1/3 ऑफ वुमेन सीट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन इन स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट? किस वाले अमेंडमेंट एक्ट से किया है, कमेंट सेक्शन में बता दो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू फोर्स इन, तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहेगा इट केम इनटू फोर्स इन 2005। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब बना था, तो हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है 1993। चलिए, हु अपॉइंट्स चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, करेक्ट आंसर फिर से क्या रहेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी देखने की जरूरत ही नहीं है, 1956। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डील्स विद जेंडर इक्वालिटी, करेक्ट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5th, ठीक है, या फिर 5। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब ऑब्जर्व करते हैं हम, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 8 मार्च। चलिए, आप बताया जो इस ईयर का इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन था ना, उसका थीम क्या था, आप सब कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट केम इनटू फोर्स इन, ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट कब आया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा आफ्टर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377, उसके बाद एक्ट बना 2019 में, ठीक है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स इज और प्रोवाइडेड टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट, राइट ऑफ रेजिडेंस, एजुकेशन, ऑल ऑफ दी अबो, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, दीज ऑल राइट्स आर गिवन टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, सुप्रीम कोर्ट हैज़ ग्रांटेड लीगल सैंक्शन टू सेम सेक्स मैरिज, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। चलो, आप सब ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 22 जो है, इसका आंसर आप सब कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि ये हमने आपको आई थिंक 50 बार एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है जो इस चीज़ को, सेक्शन 377 को, फिर इसके बाद क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीज़ें इनको एलो की हैं होमोसेक्सुअल कपल्स को, और क्या क्या चीज़ें एलो नहीं की हैं, तो ये वाला आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, हु गेव द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो जैसे कि हमको पता है करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फ्रूड। चलिए, हाउ मेनी स्टेज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वर प्रपोज्ड बाय फ्रूड, तो कितने दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 5 स्टेजेस, ठीक है। कौन कौन से हैं कमेंट सेक्शन में बता दो, वैसे नीचे दिए गए हैं बट आप सब बता दो। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल स्टेज प्रपोज्ड बाय फ्रूड, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन। यहीं पे वीडियो को पॉज करो और बताओ ये वाला जो पोर्शन है या ये वाला जो पार्ट है इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, ये किसने दिया है, नीचे तो हम पढ़ ही लेंगे। टाइम पीरियड ऑफ फेलिक स्टेजेस, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3 years to 5 years। फेलिक स्टेज को और क्या बोलते हैं हम, कौन सा स्टेज बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दो। चलिए, आई थिंक नीचे क्वेश्चन होगा बट बता दो आप सभी। अकॉर्डिंग टू फ्रूड बाय द एंड ऑफ विच स्टेज पर्सनैलिटी इज कम्प्लीटली फॉर्म्ड, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, लेटेंसी स्टेज। चलिए, अरेंज दी स्टेजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज, सबसे पहले कौन सा आएगा, चलो बताओ आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले आएगा ओरल एज, ओरल स्टेज, ठीक है, देन एनल, देन फैलिक, देन लेटेंसी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। चलिए, ड्यूरिंग विच स्टेज द सेक्शुअल एनर्जी इज चैनलाइज्ड टुवर्ड्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड सोशल एक्टिविटीज़, करेक्ट आंसर फिर से क्या रहेगा हमारा, करेक्ट आंसर रहेगा लेटेंसी स्टेज, ठीक है। चलिए, 6 to 12 years। क्वेश्चन नंबर 8, विच एक्सपीरियंस हु एक्सपीरियंस ओडिपस कम्प्लेक्स एज पर इडिपस कम्प्लेक्स एज पर फ्रूड, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का मेल चाइल्ड। जो फीमेल एक्सपीरियंस करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, और इडिपस जो कम्प्लेक्स है इसका मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बता दो ज़रा जल्दी से, चलो शाबाश। इडिपस कम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आर एक्सपीरियंस बाय अ चाइल्ड इन विच एज, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फैलिक स्टेज। चलिए, इन विच स्टेज एन इंडिविजुअल हैज़ एन अर्ज टू डेवलप अ मैच्योर इंटीमेट रिलेशनशिप विद द अपोजिट सेक्स, क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, अगेन करेक्ट आंसर इसका रहेगा जेनिटल स्टेज। एज ग्रुप बता दो, टाइम एज ऑफ जेनिटल स्टेज वैसे नीचे दिया गया है तो छोड़ दो, अब मत बताना। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, 11 का करेक्ट आंसर रहेगा 13 years to adulthood। चलिए, हु गेव द साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो जैसे कि हम सब ने पढ़ा हुआ है एरिक्सन, एरिक्सन गेव हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, दैट इज 8 stages ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इफ़ अ स्टेज इज मैनेज्ड वेल वी डेवलप, क्या डेवलप करते हैं हम डेवलप करते हैं वर्च्यूज एंड स्ट्रेंथ। एज पर इरिक्शन, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट इज विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो ये कौन सा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 3rd स्टेज। एज बता दो,
थर्ड स्टेज की एज गैप बता दो, ठीक है, कौन किस एज में होता है ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, करेक्ट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का, करेक्ट आंसर रहेगा चाइल्डहुड। जनरेटिव वर्सेज स्टैग्नेशन इज रिलेटेड विद, तो ये किसके साथ रिलेटेड है, जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यंग अडल्ट्स नो, टोडलर्स नो, मिडिल अडल्टहुड, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। चलिए होप फेथ इज डेवलप्ड इन विच स्टेज, और होप और फेथ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है किसमें, जो फर्स्ट स्टेज होता है एज पर एडिक्शन। ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, चलिए एनकरेजिंग सेल्फ सफिशिएंसी बिहेवियर इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विच स्टेट, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर विल बी ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट। विच स्टेज इज ऑल्सो नोन एज लेटेंसी स्टेज, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, विच स्टेज इज ऑल्सो नोन एज लेटेंसी स्टेज, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच वर्च्यू इज डेवलप्ड इन ईगो इंटीग्रिटी वर्सेज डेस्पेयर स्टेज, तो कौन सा वर्च्यू डेवलप होता है, ये लास्ट स्टेज होता है, तो इस वाले स्टेज में कौन सा वर्च्यू डेवलप होता है, तो विजडम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा विजडम। चलिए नेक्स्ट, द प्रोसेस थ्रू विच वी आर टॉट द नॉर्म्स वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ आवर सोसाइटी और सोशल ग्रुप, यहाँ पे आर होगा, ठीक है, ओवर आर होगा, as well as intellectual, physical and social skills needed to function as a member of a society is known as, तो this is known as socialization। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, socialization is also known as, it is also known as transmission of culture, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, तो जैसे कि हम सबको पता है प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ पे होती है, फैमिली। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, इसमें से एजेंट्स कौन कौन से हैं, फैमिली येस, फ्रेंड्स येस, स्कूल येस, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द एबो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु गेव द थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ, तो ये हमने बहुत बार पढ़ा है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दी है, C.H. कूले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी चिल्ड्रन डेवलप अ कंसेप्ट ऑफ देमसेल्व्स बेस्ड ऑन, तो जैसे कि हमने पढ़ा है बेस्ड ऑन ओपिनियंस ऑफ अदर्स अबाउट देम, कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, हु गेव द थ्योरी ऑफ सेल्फ, तो थ्योरी ऑफ सेल्फ किसने दी है, G.H. मीड, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू मीड डैश डैश इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द सोशलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल, तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, इट इज सोसाइटी इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। चलिए एज पर मीड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, तो इसमें से कौन सा स्टेज नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9, तो करेक्ट आंसर रहेगा वर्क स्टेज, ठीक है, बाकी सारे स्टेज हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, टाइम पीरियड ऑफ प्ले स्टेजेस, अब इस टाइम पीरियड आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, इनको रट्टा मारना है, आई होप आप सबने मारा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा 2 to 6 years। विच स्टेज इज ऑल्सो नोन एज इमिटेशन स्टेज, इमिटेशन स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज। क्या है एज गैप, ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दो सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हु गेव द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो हमने बहुत बार पढ़ा है, जीन पिगेट, ठीक है। पिगेट आइडेंटिफाइड हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, 2, 3, 4 और 5, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 4 स्टेजेस। यहीं पे वीडियो को एक बार पॉज करो और थोड़ा सा रिकॉल करके आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कौन कौन से वो 4 स्टेजेस हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पे वेट करके आप एक बार लिख दो वो 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं। चलिए अकॉर्डिंग टू पिगेट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर टाइड टू, किस चीज़ के साथ टाइड हैं वो, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, सोशल एक्सपीरियंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बोथ ए एंड बी, दैट इज बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एज वेल एज सोशल एक्सपीरियंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग प्रपोज बाय पिगेट, अब ये है कि एज के हिसाब से, ठीक है, सबसे पहले कौन सा स्टेज डेवलप होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा। जैसे कि हमको पता है सेंसरी मोटर सबसे पहला होगा, देखो 3 कहाँ पे है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन सा होता है, इसके बाद स्टेज डेवलप होता है प्री ऑपरेशनल 2 to 6 years, देखो 4 कहाँ पे है 3 के बाद, करेक्ट आंसर हमारा यहीं पे हो जाएगा, बाकी सारे हो गए एलिमिनेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए इन विच स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू यूज सिंबल, तो कौन सा स्टेज है वो पढ़ा है हमने, प्री ऑपरेशनल स्टेज, एज गैप 2 to 6 years, ठीक है। चलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट किस स्टेज में होती है, ज़रा यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक बार आप सभी बता दें, लैंग्वेज डेवलपमेंट किस स्टेज में होती है, एज गैप ऑफ कंक्रीट स्टेज, ठीक है, हाँ इसका आप बता दें लैंग्वेज डेवलपमेंट किस स्टेज में होती है, एज गैप ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस, तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या है, 7 to 11 या 12 years, ठीक है। चलिए इन विच एज चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज प्रिंसिपल टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल या फिर ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए Who defined socialization as the process of transformation of culture, the process whereby men learn the rules and practices of social groups, तो ये वाली डेफिनेशन किसने दी है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वर्सले। चलो क्वेश्चन नंबर 20,
हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर? मीड, बोगार्डस, कूले या फिर एरिक्सन? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा कूले। हु सेड आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम? आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम, आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का, यस इसका करेक्ट आंसर रहेगा कूले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, टर्म फॉर मेंबर्स हु सेटिस्फाई द इमीडिएट नीड ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट्स आर नोन एज सोसाइटी, सिग्निफिकेंट अदर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमें यहीं पे मिल गया, तो ऑप्शन डी देखने की जरूरत नहीं है, दीज आर नोन एज सिग्निफिकेंट अदर्स। चलिए, एज पर मीड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन? वैल्यूज, सेल्फ, कल्चर, ऑल ऑफ द अबो? करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबो। सुपर ईगो इज बेस्ड ऑन द प्लेजर, रियलिटी, मॉरल या फिर कल्चर? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मॉरल। ठीक है, चलिए, द वर्ड एंजाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, स्पेनिश वर्ड या फिर ग्रीक वर्ड? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ठीक है, द लैटिन वर्ड एंगेरे। ठीक है, लैटिन वर्ड कौन सा? एंगेरे। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है स्ट्रेंगल या फिर चोक। चलिए, द वेग डिफ्यूज एंड वेरी अनप्लीजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन इज नोन एज इलनेस, एंजाइटी, डिजीज और प्लेजर? क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर विल बी एंजाइटी। चलिए, हमें लगा था 100 क्वेश्चन होंगे, बट आई थिंक ये 120-30 प्लस क्वेश्चन हैं आज के। चलिए, हम सारे ही एक ही बार में कर लेंगे अब। विच अमंग द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी? रैपिड हार्ट रेट, फैंटिंग, डिजीनेस, ऑल ऑफ द अबो? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दीज ऑल आर सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। विच अमंग द फॉलोइंग इज और नॉट कॉजेज ऑफ एंजाइटी? क्या पूछा गया है? नॉट कॉजेज ऑफ एंजाइटी। जेनेटिक्स, यस ये तो होते हैं कहीं कहीं पे। मेंटल और फिजिकल अब्यूज, ये भी होता है। हैप्पी लाइफ, तो क्या पूछा गया है? करेक्ट आंसर पूछा गया है, तो नॉट पूछा गया है। हैप्पी लाइफ इज नॉट द कॉज ऑफ एंजाइटी। ठीक है, चलिए, विच अप्रोच व्यूज दैट एंजाइटी डिसऑर्डर्स अकर ड्यू टू साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस? तो ये कौन सी अप्रोच बोलती है हमें? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा साइको डायनामिक पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लें अच्छे से। विच थेरेपी मोटिवेट्स द क्लाइंट टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द एक्चुअल नॉक्शियस स्टिमुलाई अंटिल ही और शी बिकम यूज टू इट? करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर विल बी एक्सपोज थेरेपी। अब ये चीज़ें क्या होती है ना, एक बार आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, हमारे जो सेक्शनल मॉक्स हुए हैं वहाँ पे आपको अच्छे से हमें ये चीज़ समझाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, विच थेरेपी इज ऑल्सो नोन एज फ्लडिंग? तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इम्प्लोजू थेरेपी इज ऑल्सो नोन एज फ्लडिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच थेरेपी इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट साइकोलॉजिकल कंडीशंस इंक्लूड एंजाइटी डिसऑर्डर्स इवॉल्व ड्यू टू अनरिजॉल्व्ड और ट्रॉमेटिक पास्ट एक्सपीरियंसेस? तो ये कौन सा पर्सपेक्टिव बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसी को हम फ्लडिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच थेरेपी इज यूज्ड इन रिड्यूसिंग एंजाइटी बाय टारगेटिंग डिसफंक्शनल थिंकिंग पैटर्न, इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड बिहेवियर? सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 विल बी कॉग्निटिव थेरेपी। थॉट स्टॉपिंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन विच थेरेपी? ये विच नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, ये विच होगा, चुड़ैल नहीं है, WHICH। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर विल बी कॉग्निटिव थेरेपी अगैन। चलिए, विच पर्सपेक्टिव बिलीव्स दैट जेनेटिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग एंजाइटी डिसऑर्डर? तो कौन सा पर्सपेक्टिव ये चीज़ बोलता है? बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मेडिकेशंस आर यूज्ड इन विच थेरेपी? सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आज का, थम्स अप कर दें अगर आप सबको भी डिफिकल्ट लगा तो। चलिए, वट इज़ द फॉर्म ऑफ GAD? बहुत बार पढ़ा है हमने। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी। इन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एक्चुअल डेंजर इज ऑलवेज प्रेजेंट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कभी कभी डेंजर प्रेजेंट भी नहीं होता है, तब भी एंजाइटी हो जाती है। तो करेक्ट आंसर विल बी इट इज़ फॉल्स। In generalized anxiety disorder, there are 6 specific symptoms among which at least 4 must be present to be diagnosed as GAD। इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दें आप हमें, ये ट्रू है फॉल्स है? अगर ट्रू है तो क्यों है? ट्रू है तो ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है, उसकी आप हमें छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा। चलिए, कुछ आप भी कर लीजिएगा ना, सब हम ही थोड़ी ना करेंगे, पेपर में आपको बैठना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर? इसमें से कौन सा सिम्टम नहीं है पूछा गया है। ठीक है, रेस्टलेसनेस नहीं, ये तो सिम्टम है। मसल टेंशन, ये भी सिम्टम है। बेटर कंसंट्रेशन तो नहीं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, दिस इज नॉट द सिम्टम। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज? तो इसको हम और क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। क्वेश्चन नंबर 19, इन ह्यूमन बींग्स गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन? चलो, ये वाला आंसर भी आप सब कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरॉन्स या फिर सेल मेम्ब्रेन?
इतना सा आपको भी करना है। चलिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OCD? OCD का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कहाँ पे है हमारा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, आफ्टर कंपल्शन इज परफॉर्म्ड इट प्रोवाइड्स स्ट्रेस, रिलीफ, पेन या नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? इट प्रोवाइड्स रिलीफ। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी इज यूज्ड इन विच डिसऑर्डर? GAD, OCD, फोबिया या फिर पैनिक डिसऑर्डर? तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, दैट इज OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। व्हाट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया? फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, फियर ऑफ डेथ? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। ठीक है। हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। चलो, आप हमें बताएं फियर ऑफ हाइट और फियर ऑफ डेथ को क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, ट्रेमलिंग, शेकिंग, डिजीनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड सिम्टम्स आर सिम्टम्स ऑफ विच डिसऑर्डर? फोबिया, GAD, पैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज पैनिक डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 25, पैनिक डिसऑर्डर्स कैन अकर ड्यू टू फियर, स्ट्रेस, एक्सरसाइज या ऑल ऑफ द अबव? तो पैनिक डिसऑर्डर इनमें से किसी भी चीज़ से हो सकते हैं। हैवी लिफ्टिंग वगैरह कर लो तो आप वहाँ भी पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो यस, आज ये था हमारा ये वाला मॉक। ये हमारा फुल यूनिट हो गया, यूनिट 2 पे। ठीक है। थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, बट आई होप आप सबको मज़ा आया होगा मॉक देने में। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे। आई थिंक 130+ क्वेश्चंस हो गए थे हमारे। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगता है तो एक बार सभी लाइक कर दिया करें और आप हमें बताया करें कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सब एफर्ट मतलब हमारा कैसा लगता है और आपका स्कोर वगैरह क्या रहता है, वो चीज़ भी आप बता दें। और आपको यूनिट 3, 4, 5, 6 ऐसे ही चाहिए फिर से रिवीजन के लिए या फिर नहीं चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और बाकी भी जितने स्टूडेंट्स हैं आप ये चीज़ उनके साथ भी शेयर कर दीजिए सो दैट वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, जम के पढ़ाई करो। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चलो बाय सभी को, टेक केयर।